हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप जो भी लोग फ्री मॉक टेस्ट करना चाहते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक पीओ, क्लरिकल या एसएससी के, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में लिंक जरूर चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर 3 है और जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ वो लेके आ रहा हूँ द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हालांकि ये एक बहुत छोटा टॉपिक है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बुक में मिल जाती है, पर इस लेक्चर को बनाने का स्पेशल पर्पज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इजी है, कर लेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं। तो कई बार क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाता है। अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत होता है तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ईजी टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है और ईजिली इसमें स्कोर किया जा सकता है। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम स्पेशली एसएससी वगैरह के या फिर आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह के, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। पीसीएस में भी एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज ही हमारा लेक्चर 3 है इस सीरीज़ का, इंडियन पॉलिटी का। तो ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा और इसके साथ साथ हम लोग साइंस के ऊपर भी आज से लेक्चर बनाना शुरू कर देंगे, जिसमें आज मैं फिज़िक्स का पहला लेक्चर कवर अप करूँगा। तो आप बिल्कुल चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ऐसे लोगों तक और रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। तो आप देख रहे होंगे पिछले 1 वीक से हम लोग कंटिन्यूस वीडियोस डाल रहे हैं। तो हमारी वीडियोस बहुत सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो हम उनको कंटिन्यूस डालते रहेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको, जब आपने मेरा लेक्चर देखा होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यानी कि जो संविधान सभा है, उसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे थे। अब देखिए, जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? और जब भारत आज़ाद हुआ तो एक नया देश था, तो इंस्पिरेशन लेनी बहुत ज़रूरी थी अलग अलग देशों से। तो हमने सभी देशों के संविधानों को चुना और उनसे जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको अपने संविधान में, उनसे प्रेरणा लेकर भारत का संविधान बनाया। कुछ पॉलिटिकल साइंस के क्रिटिक इसको थोड़ा नेगेटिव भी मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये एक बैग ऑफ बोराइंग है, यानी कि बैग ऑफ बोराइंग मतलब हिंदी में उसको भानुमति का पिटारा बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी फ़नी सा साउंड करता है कि इधर उधर से उधार लेके या उठा के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। लेकिन देखिए, इंस्पिरेशन एक अलग चीज़ होती है। ये मतलब अगर आप बेस्ट चीज़ों से इंस्पायर होकर किसी चीज़ को परफेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी मैं आगे आपको जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा तो हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक पढ़ेंगे। यानी कि 1773 से 1935 तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि संवैधानिक विकास पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से भारत का संवैधानिक विकास किया। तो जो उसमें सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन जो उन्होंने संवैधानिक सुधार किया उसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ तो लगभग इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कि सबसे बड़ी कांग्रेस ही थी, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिजेक्ट किया और उसके बाद फिर प्रयास तेज हुए और संविधान सभा का गठन हुआ, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस की बात करें तो पूरे संविधान में 70% हमारा जो संविधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 70% है और 30% लगभग हमने बाकी संविधानों से प्रेरणा ली है, यानी कि बोरो किया है। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो ये 80% के करीब हो सकता है, लेकिन इन एन एवरेज 70% है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या किया,
हमारे संविधान में लिया गया है। तो देखिए सबसे पहला लिया गया है फेडरल सिस्टम। क्लियर? फेडरलिज्म यानी कि केंद्र एवं उसका संघ, ठीक है ना। तो फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम के अंदर एक यूनियन होती है और बाकी स्टेट्स होते हैं, यानी कि इसको हम लोग सेंटर भी बोलेंगे। अभी हम फेडरलिज्म के ऊपर भी लेक्चर आपको बताएंगे आगे जाके। तो देखिए फेडरल सिस्टम कब बनता है? फेडरल सिस्टम तब बनता है जब बहुत सारी मतलब बहुत सारी पार्टीज एक साथ आती हैं। पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मतलब बहुत सारे रीजन्स या बहुत सारे राज्य एक साथ आते हैं और वो एक साथ रहना चाहते हैं। जैसे आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स ने एग्री किया कि वो एक यूएस का फेडरल सिस्टम बनाएंगे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे, क्योंकि 50 के 50 स्टेट की अपने अपने इश्यूज थे। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम क्यों बनाया गया? क्योंकि इंडिया जब ब्रिटिश टाइम पर भारत के अंदर मेनली दो प्रकार के विभाजन थे। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, यानी कि ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी, जैसे कि बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया। दूसरी आपकी देसी रियासतें थी, जैसे कि अजमेर, मारवाड़ा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद। ये प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि देशी रियासतें थी। अब इन सब लोगों को एक साथ आना था और एक मिलजुल कर एक भारत की एक सरकार बनानी थी। तो वहाँ पर सबसे बढ़िया जो मॉडल था वो था संघ मॉडल, ठीक है ना, ताकि इन सब की अपनी अपनी स्वायत्तता यानी कि इनकी ऑटोनॉमी बरकरार रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर हावी ना हो। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। हालांकि ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, पर राज्यों को भी कुछ कुछ मामलों में अपनी स्वायत्तता है। वो हम लोग आगे जब हम 7वीं अनुसूची डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। तो इसको हम लोग संघीय मॉडल बोलते हैं, यानी कि फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारत के संविधान के अंदर लिया गया है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं इसमें और डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। अभी आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके बाद जो भी हमारा प्रशासनिक ढांचा है, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोलते हैं, या जो गवर्नर का जो ऑफिस है, यानी कि गवर्नर का ऑफिस, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रांत होते थे तो उनके गवर्नर होते थे, और उन गवर्नर का जो, हालांकि गवर्नर का ऑफिस की बात मैं कर रहा हूँ, जो गवर्नर की शक्ति है या गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो अलग संविधान से लिया गया है। लेकिन जो गवर्नर का ऑफिस है, जो हर राज्य में गवर्नर का ऑफिस होता है, और जो पूरे भारत के अंदर जो प्रशासनिक ढांचा होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जिसमें आपके इंडियन सिविल सर्विसेज हैं और जितना भी आपका आर्मी, नेवी, जो पूरा का पूरा जो सेटअप है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर आता है। तो गवर्नर का ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है फेडरल कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर केंद्र और बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ बनाएंगे तो उनके बीच में जब आपस में विवाद होंगे तो उन विवादों को कौन सुलझाएगा? तो उन विवादों को सुलझाने के लिए एक संघीय न्यायालय होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फेडरल कोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो फेडरल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फेडरल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है, ठीक है। तो जब मैं आपको आगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है, दैट व्हाट इज़ द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हिंदी में सुप्रीम कोर्ट का वास्तविक न्यायाधिकार क्या है। तो वास्तविक न्यायाधिकार फेडरल कोर्ट का ही है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में या फिर राज्यों के बीच में जो भी विवाद होते हैं उनको जो सुलझाने का जो काम करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, तब जाके उसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर उसको फेडरल कोर्ट बोला गया और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट को बाकी और जिम्मेदारियाँ भी दी गई। लेकिन जो ओरिजिनल
जो जुरिडिक्शन है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, वो मेन बनाया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में जब भी कोई मतभेद हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो भी मतभेद हो, तो वो एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। उसके बाद लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकाल के जो प्रावधान हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आए हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बुक्स में पढ़ते हैं कि इमरजेंसी जो है वो जो जर्मनी का वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी आई है। तो अभी मैं दोनों में अंतर स्पष्ट करूंगा, बिल्कुल गलत है। इमरजेंसी के दौरान जो आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार निरस्त होंगे, ये जर्मनी से आया है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। लेकिन इमरजेंसी कैसी होगी, उसके प्रावधान क्या होंगे, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आते हैं। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं डस्टर ले लेता हूं, तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फटाफट मिटा रहा हूं। अब देखिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, अब आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम लोग पढ़ते हैं कि वो आयरलैंड के संविधान से आए हैं, बिल्कुल आयरलैंड के संविधान से आए हैं, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नाम था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना। तो ये एग्जाम में, ये आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो था, बाद में भारत के संविधान में वो क्या बना, तो बने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे हम लोग इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर बनाएंगे, तो इसको आप याद जरूर रखिए। तो ये तो बात होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट जो बाकी का 30% है जो बाकी संविधानों से लिया गया, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। देखिए, रूल ऑफ लॉ एक बहुत फेमस ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, न्यायविद थे, A.V. डाइसी। उन्होंने रूल ऑफ लॉ की थ्योरी को दिया था। क्लियर? आगे हम आपको बहुत डिटेल में समझेंगे। तो विधि का शासन का सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि नोबडी इज अबव लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, पहली बात। नंबर 2, लॉज विल नॉट बी आर्बिट्री, मतलब कानून एकाएक नहीं बनेंगे। ठीक है ना, एक प्रॉपर प्रक्रिया के तहत कानूनों को बनाया जाएगा और हर चीज कानून के अकॉर्डिंग चलेगी। तो मैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से जब भी पढ़ाता हूँ पॉलिटी की क्लास में, तो मैं पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि बच्चों ये बताओ कि भारत में किसका शासन है, हु रूल्स इंडिया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं। कोई बोलता है प्रधानमंत्री का शासन है, कोई बोलता है राष्ट्रपति का शासन है, कोई बोलता है लोगों का शासन है क्योंकि डेमोक्रेसी है। बिल्कुल सही बात है, पर भारत के अंदर अगर शासन किसी का है तो वो लॉ का है, रूल ऑफ लॉ है। कानून यहाँ पर बनते हैं और कानून के अनुसार शासन होता है। तो कानून से ऊपर ना तो प्रधानमंत्री है, ना ही राष्ट्रपति है, ना ही कोई ऑफिसर है, ना ही कोई नागरिक है। तो कानून जो बनते हैं, अभी कानून कैसे बनते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, कानून बनाने की प्रक्रिया। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो भी रूल होगा वो लॉ का रूल होगा। इसीलिए ये जो है ब्रिटेन से हमने लिया गया है। अब मैंने कानून बनाने की प्रक्रिया बोली, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है भारत में, वो संसदीय प्रक्रिया है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्लियर? तो पूरे के पूरे जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। देखिए, कुछ पार्ट हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो हमने नहीं ली है। लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। अगर हम देखें
कि जो हमारी विधायिका के जो कार्य हैं, यानी कि जो हमारे लेजिस्लेचर के कार्य हैं, वो हमने लिए हैं ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम के रूप में। लेकिन जो हमारी जुडिशरी का काम है वो हमने उठाया अमेरिका से। तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो याद रखना ब्रिटेन के से बहुत इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, यानी कि बिल एक्ट कैसे बनता है, वो सारा का सारा, यानी कि कोई भी एक विधेयक जो है वो अधिनियम कैसे बनता है, यानी कि बिल एक्ट कैसे बनता है, उसको हम लोग पूरी विधायी प्रक्रिया बोलते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बोलते हैं। वो मैंने लिखा नहीं है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आता है। तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया है फटाफट। फंडामेंटल राइट्स, जो आपके अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है कि जो संविधान की जो रक्षक है, जो कस्टडियन है, वो जुडिशरी है। अगर कोई भी कानून जो कि संसद के द्वारा बनाया जाता है, अगर उसकी न्यायिक समीक्षा करनी हो, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन करना हो, यह चेक करना हो कि वो संवैधानिक है या नहीं है, ये हमने अमेरिका से लिया है। ऐसा सिस्टम ब्रिटेन के अंदर नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में जो सार्वभौमिक संस्था है, जो सॉवरेन है, वो वहाँ की पार्लियामेंट है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट का अलग फंक्शन है, जुडिशरी का अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये भी अमेरिका से ही ली गई है। अमेरिका के अंदर जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो जैसे यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, उसी तरह से वहाँ पर भी अमेरिका के अंदर दो हाउस हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी है वहाँ की सीनेट। तो वहाँ की सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो वहाँ का राष्ट्रपति होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमने ये प्रक्रिया वहाँ से उठा ली। और न्यायाधीशों को उनके पद मुक्त करने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ जजेस, जो जजेस का रिमूवल होता है इंडिया के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे, ये भी हमने यूएस से लिया है, जहाँ पर जजेस को रिमूव करने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब इसके बाद बाकी थोड़ी सी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उनको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ तक तो डिटेल में समझाने की ज़रूरत थी। फटाफट आयरलैंड से देखिए डीपीएसपी, ध्यान देना। राज्यसभा के अंदर जो 12 नॉमिनेटेड सदस्य आते हैं वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, भारत में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया होती है, इसमें जो वोटिंग करते हैं वो आपके इलेक्टेड एमएलए, सभी स्टेट के इलेक्टेड एमएलए और संसद के इलेक्टेड एमपीज करते हैं। तो वो जो पूरा का पूरा वोटिंग प्रोसीजर है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, याद रखना, वो आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सातवीं अनुसूची है। इस सातवीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची है, यूनियन, एक स्टेट और एक समवर्ती, कंकरेंट। क्लियर? केंद्र की शक्तियां यूनियन लिस्ट में है, राज्यों की शक्तियां राज्य सूची में है, और जो दोनों के पास शक्तियां हैं वो समवर्ती सूची में है। तो ये भी हम लोग इसके ऊपर भी लेक्चर बनेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करते रहिए। अगर इन तीनों सूची में कोई भी शक्ति नहीं आती है तो उसको हम लोग अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्ति। तो देखिए ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछ चुका है लास्ट टू लास्ट ईयर। 1935 का जो अधिनियम था भारत के अंदर, उसमें यह प्रावधान था कि अवशिष्ट शक्ति सीधे सीधे किसके पास जाएगी? वो जाएगी गवर्नर जनरल या फिर वॉइस रॉय के पास। दोनों एक ही थे, वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल। लेकिन कनाडा के संविधान से हमने ये प्रावधान लिया कि जो आपका अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो सीधे सीधे किसके पास जाएंगी? केंद्र के पास। तो हमारे संविधान में कोई भी ऐसी शक्ति जो राज्य, जो ना तो आपकी यूनियन लिस्ट में हो, ना ही स्टेट लिस्ट में हो और ना ही कंकरेंट लिस्ट में हो, वो सीधे सीधे जाती है केंद्र सरकार के पास। कनाडा से ये प्रावधान लिया गया है। उसके बाद गवर्नर के अपॉइंटमेंट, यानी कि जो गवर्नर नियुक्त होता है, भारत में गवर्नर का चुनाव नहीं होता है, गवर्नर की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। तो वो भी हमने कनाडा से लिया है।
स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारे इंडिया का संघ कैसा है देखिए, इसको भी आप समझ लीजिए। मैं डायग्राम की मदद से समझाता हूं आपको दोनों मॉडल। देखिए ये सेंटर है और ये स्टेट है, इस तरह से। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में स्टेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। यूएसए के अंदर स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इंडिया के अंदर उल्टा है। इंडिया के अंदर सेंटर स्ट्रांग है। अब ये सेंटर स्ट्रांग क्यों रखा गया, ये उस टाइम उस समय की परिस्थितियों को देखकर रखा गया, क्योंकि आप देखिए उस समय भारत के अंदर बहुत विषम परिस्थितियां थी, विभाजन हो रहा था, बहुत सारे राज्य काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सेंटर को स्ट्रांग रखा है, और वो कहाँ से लिया हमने, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद कनाडा से हमने लिया है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब अगर राष्ट्रपति को भारत में सुप्रीम कोर्ट से किसी अर्जेंट मैटर, यानी कि अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत ही अर्जेंट मैटर है जो कि जनहित का मामला है और उसके लिए सलाह लेनी है, तो अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के तहत आगे आप पढ़ेंगे, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये सलाह सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य होगा या नहीं होगा, या राज्य या राष्ट्रपति उस सलाह को लेगा या नहीं लेगा, उसको उसका पालन करने के लिए बाध्य होगा या नहीं होगा। मीन्स वेदर it is mandatory for the Supreme Court to render such advice to the President, or is it mandatory for the President, to act upon such advice. We will study it later on. But advisory jurisdiction, I will repeat in English, advisory jurisdiction according to Article 143, if there is any matter of urgent public importance, then according to the provision of Article 143, the President can seek advice from the Supreme Court. तो ये मैंने अंग्रेजी में बोल दिया, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है हिंदी में तो वो लोग सुन लें। तो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन हमारा मेन काम है, वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, आप 5-6 लेक्चर होने दीजिए और डेट आने दीजिए। उसके बाद जितने भी आपके एग्जाम्स हैं जो आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ सीरीज ऐसी बनाऊंगा जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लेक्चर को सुन के पढ़ें ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो, याद तभी होगा, ठीक है ना। अगर प्लेन नोट्स होंगे तो याद नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद फटाफट ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, मैंने बताया संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियाँ हैं, ठीक है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट में होती है, स्टेट्स के अंदर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, याद रखना। तो अगर कोई भी बिल में डेडलॉक हो जाता है, यानी कि कोई बिल के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में आम सहमति नहीं बन पाती है, तो तब राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। तो आगे आएगा वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। और फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसके लिए फ्रीडम। तो इसके लिए देखिए, पहले इसके लिए कानून जो बनते हैं, कानून तो संसद ही बनाएगी, लेकिन हमारे संविधान में प्रावधान है कि जब भी हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार की बात करेंगे तो उसके लिए जो भी शक्ति होगी नियम और कानून बनाने की, वो राष्ट्रपति के पास होगी। उसके लिए जो नियम बनाने की जो पावर होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। संसद उसके ऊपर कानून बनाएगी, लेकिन उसकी जो पूर्ण सहमति होगी वो राष्ट्रपति की होगी, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य का मामला है। तो इससे पहले आप देखिए, जीएसटी से पहले एक सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, जिसको कि केंद्र सरकार तय करती थी और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में आसानी से व्यापार हो सकता था। अब ये सेंट्रल सेल्स टैक्स हट चुका है और इसकी जगह पे आ चुका है IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड
जीएसटी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। इंटीग्रेटेड जीएसटी हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो याद रखना जो फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड है वो पावर भी किसके पास होती है, वो यूनियन के पास होती है। और हमने ये कहाँ से लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब मैं फटाफट जो छोटे मोटे इंस्पिरेशंस हैं उनको आपके सामने बता देता हूँ, और उसको मैं बिल्कुल फटाफट डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल में चला गया। अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, तो आपको समझ में आता रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपको बाकी डिटेल समझ में नहीं आ रही है, तो ये जितनी भी टेबल मैंने आपको बना के दी है कि कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया, उसको आप नोट कर लीजिए और आप रट लीजिए, ठीक है। आगे जैसे जैसे लेक्चर होता रहेगा तो वो सब आपको याद होता रहेगा। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर लेक्चर्स को देखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग बाकी की कॉन्स्टिट्यूशन को ले लेते हैं। बाकी सोर्सेस, नंबर 1 वेमर जर्मनी, ठीक है। तो देखिए जर्मनी को वेमर रिपब्लिक कहा जाता था। वेमर रिपब्लिक 1918 से 1933 यानी कि नाजी रूल से जस्ट नाजी रूल के बिगनिंग तक 1918 से 1933 तक जर्मनी को वेमर रिपब्लिक कहा जाता था। यहाँ से हमने जो लिया है वो लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान जो आपके मौलिक अधिकार निरस्त होते हैं, ये हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। तो ये अंतर आप जरूर ध्यान रखिए। इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार उसमें सस्पेंड होंगे वो कहाँ से लिए हमने, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। उसके बाद अगला है यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। यहां से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बाद में आई, 1976 के अमेंडमेंट के बाद आई, लेकिन ये हमने कहां से लिया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और दूसरा आपने हमारे प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस वर्ड सुना होगा, यानी कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो ये भी हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद अगला जो आएगा, अगला आएगा फ्रांस। आज मैं बड़ा लिख रहा हूं काफी, ठीक है ना। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के अंदर ही हमने 3 वर्ड लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वर्ड हैं। जो पहले थे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, वो रशियन रिवॉल्यूशन था, वहां से लिए गए थे। ये आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए फटाफट साउथ अफ्रीका। अब देखिए साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो इसमें हमने हमारे संविधान का अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी कि जो संविधान का संशोधन है आर्टिकल 368 के तहत जो होता है, वो हमने कहां से लिया है, वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और दूसरा हमने लिया है जो राज्यसभा है, राज्यसभा के मेंबर जो हैं उनका इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, इलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए राज्यसभा को लोग, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको विधानसभा के ही सदस्य चुनते हैं। जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो उसकी वोटिंग प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। तो वो भी हमने जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। और सबसे लास्ट में जिसको मुझे मिटाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा आपको, जापान। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड
बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना। तो अगर आप हमारा आर्टिकल 21 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो उसमें क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी को भी उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट ऑन द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के को छोड़कर। अब स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का प्रोसीजर क्या होता है कि जहां पर कानून के द्वारा एक पहले से एक प्रक्रिया स्थापित की जाती है, उसी प्रक्रिया के तहत काम होगा। तो भारत में प्रक्रिया के दो कानून हैं, एक तो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, क्लियर है, और दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं 1973, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने अपराध कर लिया तो उसको एकदम से सजा नहीं होगी, ठीक है, पहले उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन होगी, फिर एफआईआर लॉन्च होगी, फिर कोर्ट में केस जाएगा वगैरह वगैरह, यानी कि पूरी एक प्रक्रिया है। जैसे आप ये प्रक्रिया को ये देख सकते हैं, जैसे निर्भया वाला जो केस है, आप देखिए निर्भया के जो गुनहगार थे, जो अपराधी थे, उनको सजा मिलने में इतनी साल लग गए, ठीक है। तो वो क्यों लगे, क्योंकि हमारी एक प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया है कि पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट तक जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वो हमने जापान से ली है। यहाँ पर एक अलग चीज़ आती है अमेरिका में, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आगे के लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो बार बार मैं यही बोल रहा हूँ आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही लेक्चर में सब कुछ बता दूंगा तो आपके लिए बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आई होप आपने इस लेक्चर को आज एंजॉय किया होगा। आपके जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स पे लिखते रहिए और मैं उन पे सुधार करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू डिलीवर द लेक्चर इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, ठीक है ना। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू राइट इन हिंदी ऑल्सो, मिक्स राइटिंग करके, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में, बट मैं हिंदी में ही ज़्यादातर वर्ड्स को बोलता हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स who write their exam from English medium, who are from English medium, I'll also repeat, I will try to repeat each and every sentence, or I can say I will translate each and every sentence in both the languages so that it will be easy for you and it will be comprehensive for you. Clear? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। दिस वॉज पार्ट 3 ऑफ पॉलिटी सीरीज। पॉलिटी सीरीज का पार्ट 3 था। सो now we will come up with the part 4 of the series where I will tell you the structure of the Indian Constitution, जहाँ पर मैं भारतीय संविधान के ढांचे के बारे में बात करूँगा, और I will talk about the important part, schedules, articles, amendments, etc etc। तो आगे हम लोग करते रहेंगे उसको। So this is Polity 3 and then we will come up with the first lecture of our science series। विज्ञान का पहला लेक्चर फिजिक्स से हम लोग लेके आएंगे। तो बने रहिए, रेगुलर लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।